हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी नेट और सेट एग्जाम अब बहुत पास है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट और उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ, जितेंद्र कुमार। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? डाटा यानी आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं। ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण ये टॉपिक है वो रहता है। ज्योग्राफी पेपर 2 के साथ साथ ये पेपर 1 में रिसर्च में भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना कि ये पेपर 2 में है। चलिए दोस्तों, तो डाटा या समंक क्या होते हैं, क्या ये होते हैं? तो जो सूचना होती है ना, ऐसे समझे हम, जो एक सूचना है, तो सूचना है वो तथ्य है ना। उन सूचनाओं यानी तथ्यों का जो समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है, यानी एक सूचना है वो क्या है? तथ्य है। और उस तथ्य का जो समूह है वो क्या होता है? डाटा होता है। इसे जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप कि आप का जो नाम है वो एक तथ्य है, एक सूचना है। लेकिन उस नाम के साथ आपके पापा का नाम है ना, फिर आपकी मम्मी का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, वो आपने 10th में कितना लिया, 12th में कितना लिया। तो ये जब सारे तथ्य एक साथ जुड़ते जाते हैं तो उन तथ्यों से मिलकर बनता है डाटा, जिसे हम बोलते हैं बायोडाटा यानी आंकड़े। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं, जो तथ्यों का जो समूह है, उसे हम दो भागों में बांटते हैं, है ना। उसे हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। इसे हम बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राथमिक डाटा और फिर उसके बाद में द्वितीय डाटा। और इन्हीं डाटा के आधार पर हम पूरे रिसर्च को, हम पूरी शोध को, या फिर हम कहें कि किसी भी सूचना का विश्लेषण करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाँ, ये जैसे हम बोले कि विराट कोहली है, वो कंटिन्यू शतक लगा रहा है अभी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डाटा है कि वो शतक लगा रहा है, तो नेक्स्ट मैच में भी वो शतक लगा सकता है। तो उससे बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी के बारे में क्रॉस्टन ने कहा है कि समंक को यानी डाटा के संकलन करने, प्रदर्शित करने और विश्लेषण करके इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकालने को का जो विज्ञान है, उसी को हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कि डाटा का विश्लेषण करना, प्रदर्शन करना, एकत्र करना। पहले तो हमें एकत्र करना पड़ेगा वो डाटा प्राथमिक और द्वितीयक के माध्यम से, फिर उसे प्रदर्शित करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, फिर उनका विश्लेषण हमें करना पड़ेगा। और उस विश्लेषण से जो हमने निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष को ही का जो विज्ञान है उसे हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कहते हैं। आंकड़े को इकट्ठा करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो आंकड़ा या जो डाटा हम ले रहे हैं, है ना, ये सावधानियां हैं। जो डाटा हम ले रहे हैं, जो प्राथमिक डाटा या द्वितीय डाटा जो हम ले रहे हैं, वो हमारे शोध कार्य की समस्या से भी संबंधित है या नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए एक मैच में 200 रन। ठीक है, कितने रन चाहिए? 200 रन बनाने के लिए। और हम आंकड़े ले रहे हैं कौन से के? बल्ली गेंदबाज के, और वो भी उससे बॉलिंग हुए कि उसने 5 विकेट लिए, उसने 10 विकेट। हमें रन के हिसाब से चाहिए, उससे डाटा भी हमें किस हिसाब से चाहिए? रन के हिसाब से, कि वो रन बना सकता है या नहीं बना सकता, विकेट कितने ले सकता है, उसका इंपोर्टेंस ही वहां पर नहीं है। तो हमें डाटा भी उसी रूप में चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करें जो समस्या हमारी है उससे। उसी के अनुसार हमें कार्य भी आगे करना चाहिए और उसी अनुसार हमें डाटा इकट्ठा करना चाहिए। एक जो डाटा है वो निश्चित अवधि में ही हम निरंतर उन्हें इकट्ठा करते रहें, उन्हें एकत्र करते रहें। और किस तरह से लेंगे ये हमारी समस्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब भूगोल में इस डाटा का क्या प्रयोग है ना। डाटा समझे क्यों हम इन्हें लेंगे, कैसे लेंगे, लेकिन भूगोल जो है, ज्योग्राफी, उसमें इन डाटा का क्या प्रयोग है?
तो भूगोल में जैसे जैसे हम डाटा या सूचनाएं डालते रहेंगे, तो भूगोल का जो स्वरूप है वो कैसा है, गुणात्मक है। गुण बताता है, तापमान ज्यादा होगा, वर्षा होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, अच्छा है मौसम, है ना। पर अच्छे की परिभाषा क्या है, तापमान ज्यादा होना का परिभाषा क्या है, तो वो गुण बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम भूगोल में डाटा बढ़ाते जाएंगे, तो इसका जो गुणात्मक स्वरूप है, जो गुण बताता है ना, कि ये अच्छा है, बुरा है, तापमान ज्यादा है, कम है, तो ये गुण बता रहा है। तो वो जो गुणात्मक स्वरूप है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मात्रात्मक स्वरूप में। यानी आज तापमान कितना रहेगा, ज्यादा कम नहीं बताएगा, ये बताएगा 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें मात्रा के बारे में पता चल रही है, मात्रा के बारे में नॉलेज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम भूगोल में, ज्योग्राफी में डाटा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका स्वरूप कैसा होता जाएगा, गुणात्मक से मात्रात्मक की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैसे ही मात्रात्मक क्रांति हमें देखने को मिली आधुनिक भूगोल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब हमने कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाने लगे, जब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा का प्रयोग हमें करने लगे, तो जो भूगोल का गुणात्मक स्वरूप है वो किस में चला गया, मात्रात्मक स्वरूप में चेंज हो गया। और देश और काल की संकल्पना के बारे में हमें शुद्धता से और सूक्ष्म रूप से भी हमें जानकारी प्राप्त होने लगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उड़ीसा में 1998 में चक्रवात आया था, और उस चक्रवात से लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन उड़ीसा में ही 2014 में दोबारा चक्रवात आया, और उसमें आप मान के चले 2.5 का अंक ही पार करा, भी नहीं हुआ होगा टच। क्यों, उतना ही भीषण चक्रवात, लेकिन दोनों के बारे में जानकारी का फर्क। क्योंकि 2014 आते आते हमने उसमें क्वांटिटिव, मात्रात्मक भूगोल में उस क्षेत्र में मात्रात्मक सूचनाएं इतनी सारी डाल दी कि हमें ये भी पता था कि इतनी बजे, इतने स्पीड से इस तट पर ये चक्रवात है वो टकराने वाला है, तो उससे पहले हम वहां से हट गए, ठीक है। तो यही आपका भूगोल है, जिसका यूज है वो हम मात्रात्मक क्रांति के माध्यम से, अब भूगोल सिर्फ गुणात्मक न होकर सटीक सूचनाएं देने में प्रयोग इसका होने लगा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान सेट एग्जाम और नेट एग्जाम, दोनों ही एग्जाम का जो बेहतरीन प्रिपरेशन है वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर करवाया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग बैच चलते हैं, जिसमें पेपर 1 ज्योग्राफी के साथ साथ पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी आपको पेपर 1 है वो अवेलेबल है। तो पेपर 1 की जो क्लासेस और नोट्स, और जिसमें ज्योग्राफी भी आपका शामिल रहेगा, वो दोनों आपके मात्र कितने में, 4500 रुपए में अवेलेबल है। आप अभी जाके ऐप पर उस क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ क्लासेस चाहिए जिसमें ज्योग्राफी और पेपर 1 दोनों शामिल है, तो क्लासेस आपको मात्र 2100 रुपए में रहने वाली है। क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा, क्लास रहती है आपके 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे पॉलिटिकल साइंस, और उसके अलावा ज्योग्राफी की 9 बजे से 10 बजे तक आपकी रहती है पेपर 1, और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका रहता है ज्योग्राफी। तो ये जो क्लासेस हैं वो आपकी है, और निश्चित माने सिलेबस आपका जो एग्जाम डेट है उससे 10 दिन पहले ही हम कंप्लीट करवा देंगे। लाइव क्लासेस रहती है, और इन क्लासेस को आप बार बार जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू 9 बजे से लेकर आपके 3 बजे तक पेपर 1 और ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, वो पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ से ही पढ़ना है, समय कम है, तो 17 बुकलेट्स है पाथ फाइंडर जो टीम है उनकी बनाई हुई, हमारी बनाई हुई,
और इसमें ज्योग्राफी की जो 17 बुकलेट है उसमें पूरा सिलेबस डिटेल वाइज कवर है, जिसमें जो आपको रहेगा मात्र 2500 रुपये में। और आपको जब भी आप ऑर्डर देंगे उससे 5 डे मिनिमम, मैक्सिमम है ये 5 डेज, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 डेज के अंदर अंदर आपके घर में होम डिलीवर कर दी जाएगी। चलिए, डाटा की टाइप जो हमने अभी देखे थे, तो उस पर आते हैं। पहला हमने जाना कि डाटा क्या होता है, क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, वो भूगोल में है और रिसर्च में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सटीकता, सटीक जानकारी चाहिए जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, और वो हमने उड़ीसा के चक्रवात की घटना से समझा भी। अब हम आंकड़ों या समंकों का वर्गीकरण अगर हम करें तो हम इसे बांटेंगे प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा यानी वो डाटा जो पहली बार इकट्ठा करा जा रहा है ना? वही होता है ना? नहीं, पहली बार हो, है ना? वैसे तो हर कोई पहली बार ही करता है ना? लेकिन अपने उद्देश्य के अनुसार, जो आपकी समस्या है, जो आपका उद्देश्य है, तो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप उस डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, ठीक है, खुद जाते हैं नहीं तो दूसरे को भेजते हैं। आप अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे आप डाटा लेते हैं। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है यहीं पर चेंज। जो प्राइमरी डाटा है, जो पहली बार उद्देश्य को, किसी दूसरे उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिया गया था, तो उसी डाटा को मैं यूज में लेऊंगा। यानी जो डाटा मैं ले रहा हूं काम में, वो मेरे उद्देश्य को ध्यान में लेकर नहीं लिया गया था, वो दूसरे उद्देश्य के लिए, लेकिन मैंने उसको अपने यूज में ले लिया, तो वो कौन सा है? सेकेंडरी डाटा। तो इसे मैं समझाता हूं, देखो। जैसे जयपुर में कितनी रेड लाइट है ना? रेड लाइट समझते हो, गाड़ी रोकने के लिए, है ना? तो जयपुर में रेड लाइट कितनी है, ये प्राइमरी डाटा हुआ, सर्वे हुआ, ठीक है। तो इसने रेड लाइट का सर्वे करा, यानी आपको गाड़ी कितनी जगह पे रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सर्वे हुआ। अब रेड लाइट लगाई जब कहां पे जाती है? चौराहों पे, ठीक है। अब दूसरा आता है और वो बोलता है जयपुर में चौराहे कितने हैं? तो उसने क्या बोला? जितनी रेड लाइट है प्लस, यानी वहां पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। और वो देख लो जहां पे रेड लाइट नहीं है। तो इसने इस डाटा का प्रयोग कर लिया। तो इन्होंने जो पहली बार रेड लाइट के लिए जो डाटा लिए, वो कौन सा था? प्राइमरी, है ना? पर इसमें तो चौराहे के लिए चाहिए इसको, ठीक है। और इसने इस डाटा का यूज अपने लिए कर लिया, तो वो हो गया सेकेंडरी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। वो डाटा जो पहली बार यूज में लिया जा रहा है, डायरेक्ट यूज में लिया जा रहा है, अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो कौन सा होता है? प्राइमरी। दूसरा डाटा जो किसी दूसरे ने प्रयोग में लिया था, इकट्ठा किया था अपने किसी अन्य उद्देश्य के लिए, लेकिन उसे मैं तोड़ मरोड़ कर मेरे उद्देश्य में भी शामिल कर लेता हूं, तो वो कौन सा होता है? द्वितीय डाटा कहलाता है। तो ये होता है प्राइमरी, द्वितीय डाटा, ठीक है। वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक डाटा कहते हैं। और प्राथमिक डाटा को हम बांटे तो पर्सनल, व्यक्तिगत प्रेक्षण द्वारा, मैं खुद जा रहा हूं, ठीक है, और खुद जाके मैं उन डाटा को इकट्ठा कर रहा हूं। फिर है साक्षात्कार द्वारा, मैं खुद जा रहा हूं लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से इनको ले रहे हैं। प्रश्नावली द्वारा, प्रश्न की सूची बनाकर देना, तो वो प्रश्नावली हो गया, ठीक है। अनुसूची, अनुसूची क्या होगा? किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देना प्रश्नावली देखकर, तो वो अनुसूची हो गया। मानचित्र द्वारा, मानचित्रों पर डायरेक्ट
प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जाके, या अन्य विधियों में जैसे सुदूर संवेदन या वायु फोटो चित्र, इनके माध्यम से। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, अब थोड़ा थोड़ा अपन डिटेल में भी इनके बारे में जान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत प्रेक्षण, यानी मैं खुद जाता हूं, है ना, और प्रत्येक व्यक्ति से जो मेरा उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछता हूं, है ना, तो वो व्यक्तिगत प्रेक्षण हो गया। साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी एक व्यक्ति से ही, जैसे किसी गांव के सरपंच के पास चले गए और उसी से पूरी सारी सूचनाएं जो लेनी है वो वहां से ले ली, तो वो साक्षात्कार के माध्यम से। प्रश्नावली, मैंने एक प्रश्नावली बनाई, प्रश्नों की सूची बनाई और उससे संभावित उत्तर भी उसी में लिख दिए। जैसे, क्या आप खाना खाते हैं, तो हाँ और ना दो ही उत्तर हो सकते हैं, या फिर और भी हो सकता है, जो भी आपको संभावित उत्तर लगे। या फिर क्या आप कभी जयपुर गए हैं। तो वैसे जो भी प्रश्न है, जो भी आपके मन में प्रश्न है जो आपके शोध के लिए जरूरी है, उनकी सूची बनाई और उनको डाक द्वारा आपने भेज दिया, ठीक है। और हो सकता है उत्तर आए भी, हो सकता है उत्तर ना भी आए, तो वो विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नावली विधि। अनुसूची में क्या होगा, क्योंकि प्रश्नावली में ये है कि जिसके पास भेजा है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो आपको उत्तर देगा या नहीं देगा, ये भी एक समस्या है। तो ऐसी विधि में अनुसूची विधि काम में आती है। इसमें क्या करते हैं, आप एक वॉलंटियर लेते हैं, ठीक है, और उस वॉलंटियर को वो प्रश्नावली देते हैं कि जा सबको फट फट के बता कि मेरे प्रश्न क्या है, उत्तर क्या हो सकते हैं, उनसे टिक लगवा ले, है ना, उनसे पूछ लो हाँ, तो हाँ पे टिक कर दो आप, ठीक है। तो वो जो विधि है वो कौन सी है, अनुसूची विधि, ठीक है। मानचित्रों द्वारा संकलन में तो मानचित्र आते ही हैं, और अन्य विधियों में जैसे सुदूर संवेदन, ऊपर से ही ले लिया, हम खेत का सर्वे कर रहे हैं, सड़क का सर्वे कर रहे हैं, तो ये सुदूर संवेदन और वायु फोटो चित्र वाले इसमें प्रयोग में आते हैं। तो ये प्राथमिक डाटा है। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, वे डाटा जो पहले किसी के द्वारा एकत्र किए हुए हों और शोधकर्ता अपने लिए उनका प्रयोग करता है, तो वो डाटा कौन से होते हैं, द्वितीय डाटा होते हैं। ऐसे आंकड़े सरकारी विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। साथ ही साथ ये अप्रकाशित भी होते हैं, कई बार ये प्रकाशित भी नहीं होते, अप्रकाशित भी होते हैं, प्रकाशित भी होते हैं, अभिलेख भी। तो इन्हें अनेक प्रकार से बांटा जाता है, दस्तावेज वगैरह ये सारे इसी में शामिल होते हैं, ठीक है। और इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे अप्रकाशित स्रोत है, तो जैसे अभिलेख हो गया कोई पुराना, प्रकाशित नहीं है, तो आप उस लाइब्रेरी में जाओ और वहां जाकर उसे इकट्ठा कर सकते हैं। कोई कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे बहुत सारे आजादी के समय की चीजें हैं जो प्रकाशित नहीं है, तो उन्हें आप उन विशेष व्यक्तियों के पास, उनके जो फैमिली चल है, तो उनके पास मिलेंगे आपको। तो आप ऐसे डाटा भी होते हैं जो प्रकाशित नहीं होते, जो आपके रिसर्च के लिए जरूरी होते हैं, या प्रकाशित डाटा हो गए, कई फाइल्स हो गई जो प्रकाशित नहीं होती सरकारी, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से द्वितीय डाटा और प्राथमिक डाटा, दो तरह के डाटा होते हैं। अब आते हैं इससे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, इसका उत्तर है वो नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं एक नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आंकड़ों के स्रोत कौन से हैं ये बताना था।
तो प्राथमिक स्रोत होते हैं, द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक और प्राथमिक दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों होते हैं, प्राथमिक से भी आंकड़े प्राप्त होते हैं और द्वितीयक से भी। चलिए, आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से, अप्रत्यक्ष से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? दोनों से होता है। प्रत्यक्ष व्यक्ति जाकर भी कर सकता है ना, प्राथमिक डाटा का, और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, तो दोनों से होता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के क्या क्या गुण हैं? आंकड़ों की मौलिकता या शुद्धता होती है, सही बात है, मैं खुद जा रहा हूं पूछने, ठीक है, तो मेरे पास जो डाटा आएगा वो तो शुद्ध ही आएगा, ठीक है। अब ये बात अलग है सामने बोलने वाला गलत बोल दे मुझे। आंकड़ों की विश्वसनीयता है, तो खुद जा रहा हूं, मेरा खुद का रिसर्च काम है, मैं पूछ रहा हूं, तो विश्वसनीयता तो है ही ना, मैं खुद थोड़ी गड़बड़ करूंगा। प्रश्नावली में मैंने दूसरे ने क्या टिक करा पता ही नहीं, खा रहा है रोज रोज मलाई चाप खाया जा रहा है और बोल रहा है नहीं खाना तो हम खाते ही नहीं है ना, 2 जून की रोटी भी मुश्किल है, तो कुछ भी आपका जवाब आ सकता है। लेकिन आप जा रहे हैं खुद से और फिर पूछ के फिर आंसर दे रहा है, तो उसमें विश्वसनीयता है वो बनी रहती है। आंकड़ों में एक रूपता और लोचशीलता भी इसमें बनी रहती है, और इसी आधार पर हम तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के क्या फायदे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से करना है, आप खुद से नहीं जा रहे। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी अनुसूची वाला, तो आप बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं, या प्रश्नावली वाला आप बड़े क्षेत्र में इसे कर सकते हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी घरों में प्रश्नावली पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वरना खुद अगर जाएंगे प्रत्यक्ष रूप में एक एक घर में पूरे जिले में, तो बहुत ज्यादा समय इसमें लगने वाला है। तो एक तो क्या है, बड़ा क्षेत्र आप चुन सकते हैं, खर्चीला भी कम होगा, और विशेषज्ञों की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी अनुसूची के लिए, है ना। तो उपरोक्त तीनों इसमें शामिल हो जाएगा। फिर आ जाएंगे स्थानीय स्रोत व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति के क्या गुण है? तो वही गुण है जो अमौखिक वाले थे, है ना, विस्तृत, निरंतरता और विशेष परिस्थितियों में भी ये उपयोगी होते हैं, तो तीनों ही आपको प्राप्त होंगे। डाक प्रश्नावली विधि की क्या खूबी है? पैसा कम लगता है, सही बात है, प्रश्न भेजो बस, डाक ही भेजना है, ना ही तो वॉलेंटियर हायर करना है, ना ही और कुछ करना है, सीधा सीधा आपको डाक भेजनी है। मौखिक मौलिक होता है, सही बात है, मौलिक होता है, जो आप प्रश्न भेजोगे वो आपके प्रश्न है, 10 प्रश्नों का जो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे वो आपके प्रश्न है, ठीक है। और उसके अलावा विस्तृत क्षेत्र में भेज सकते हो, सही बात है, इसलिए तीनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे, तो तीनों इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, गणक विधि की क्या विशेषता है? गणना विधि में विस्तृत क्षेत्र होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, निष्पक्षता भी होती है, तो तीनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नावली तथा अनुसूची के निर्माण के गुण कौन कौन से होते हैं? प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए, प्रश्नावली में कितने प्रश्न दे दोगे? 10-15, बस इतने ही देने हैं, ज्यादा प्रश्न हमें नहीं देने। प्रश्नों का उचित क्रम भी होना चाहिए, ठीक है, पहले उनका नाम पूछो, फिर ऐसा नहीं डायरेक्ट प्रश्न डाल दिया आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, तो एक क्रम से, है ना, वो पूछे, और अनुचित प्रश्न उसमें ना हो, जैसे सैलरी कितनी है, ये कितनी है, तो वो वाली प्रश्न ना हो, तो तीनों ही विशेषताएं इनमें होनी चाहिए। द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? प्रकाशित, अप्रकाशित, दोनों, तो दोनों है, ठीक है। इसके अलावा निम्न में से प्रकाशित स्रोत कौन से हैं? सरकारी, अर्ध सरकारी, समिति आयोग की रिपोर्ट, या तीनों? तीनों प्रकाशित, सरकार भी डाक द्वारा प्रकाशित करती है, अर्ध सरकारी भी होते हैं, है ना, नाबार्ड जैसे, या फिर यूनिवर्सिटीज हो गई, और उसके अलावा समितियां और आयोग भी इसमें शामिल होते हैं। निम्न में से द्वितीय आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट, या दोनों? तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय आंकड़े जनगणना से तो बहुत सारे निकाले जाते हैं ना। भारतीय जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है, हालांकि अभी वाली है वो बहुत लंबी चली हुई है, लेकिन 10 वर्षों से ये है की जाती है। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी। हमारा जो प्रयास है
जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएं। वो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।